प्रत्यावर्ती धारा यह धारा समय के साथ आवर्ती के रूप में परिवर्तित होती है। इस धारा के प्रत्येक आधे चक्र के में धारा की दिशा या ध्रुवता बदल जाती है। इसकी भारत में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। F बराबर 50 हर्ट्ज है। दिष्ट धारा यह धारा समय के सापेक्ष नियत बनी रहती है। इस धारा की दिशा या ध्रुवता नहीं बदलती। इसकी आवृत्ति शून्य होती है। F इक्वल्स टू 0 हर्ट्ज। F विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या सर्वप्रथम ऑर्स्टेड ने की थी। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि इसी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय या धारावाही चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभावों का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी परिपथ के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्षिक गति आवश्यक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यांत्रिक ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। फैराडे में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रायोगिक सत्यापन किया। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम प्रथम नियम है, जब किसी कुंडली से संबद्ध विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। द्वितीय नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस परिपथ या कुंडली के से संबद्ध चुंबकीय बल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाती d∅/dt। लेंज का नियम है किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा किसी दिशा में सदैव इस प्रकार कार्य करती है कि जब इस कारण का विरोध करती है तो जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। E इक्वल्स टू माइनस ऑफ n d∅/dt। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत ऊर्जा जनरेटर या जनरेटर यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के नियम के पर आधारित है। AC जनरेटर या अल्टरनेटर यह एसी धारा उत्पन्न करता है। इसके मुख्य चार भाग होते हैं: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, सर्पी वलय या कार्बन ब्रश। और डीसी जनरेटर डायनमो यह डीसी धारा उत्पन्न करती है। इसके चार भाग होते हैं: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग या दिक् परिवर्तक या कंप्यूटेटर या कार्बन ब्रश। जनरेटर से उत्पन्न धारा का मान कुंडली की फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल, घूर्णन वेग व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। डीसी विद्युत मोटर वह कुंडली जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर कहते हैं। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसके मुख्यतः चार भाग है: क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, विभक्त वलय, स्प्लिटिंग रिंग या दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, कंप्यूटरों, वॉशिंग मशीन आदि में किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जाती है। सेल या विद्युत सेल वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत सेल कहलाती है। प्राथमिक या प्राइमरी सेल, द्वितीयक या सेकेंडरी सेल ये रासायनिक ऊर्जा प्राथमिक सेल या रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जबकि जो द्वितीयक सेल होते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा इनसे धारा लेने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ से हमारे पास प्राथमिक सेल, इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि इनको पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये परिवर्तिमान धारा देते हैं, जबकि ये स्थायी होते हैं। लैक्लांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, कैडमियम सेल आदि हैं। इनसे क्षारीय सेल, शीशा संचायक सेल, एडिसन सेल आदि है। विद्युत वाहक बल जब सेल खुले परिपथ में हो तो ऐसे दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज जब सेल बंद परिपथ में हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर ये डॉक्टरी तापमापी हमारे शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है वो डॉक्टरी तापमापी कहलाती है। इसे सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर चिन्ह अंकित होते हैं। इसकी नली पर पारा भरा होता है। डॉक्टरी तापमापी का परास 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह परास फ़ारेनहाइट पैमाने पर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का औसत ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रयोगशाला तापमापी यह कांच की लंबी और एक समान आंतरिक व्यास की पतली नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। नली पर एक सिरे पर एक बल्ब जुड़ा होता है। इसका सिरा बंद होता है। तापमापी के ऊपर एक पैमाना बना होता है। यह पैमाना सामान्यतः सेल्सियस पैमाना होता है। प्रयोगशाला तापमापी की परास 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होती है। अधिकतम या न्यूनतम तापमापी इस तापमापी में मौसम संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। इसका परास 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चालन विधि इस विधि में पर ठोस धातुओं में ऊष्मा का संचरण होता है। इस विधि में
कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं, बल्कि कणों में कंपन के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी प्रक्रिया है। पारे से उत्पन्न संचरण चालन विधि द्वारा होता है। चम्मच के एक सिरे से गर्म करने पर कणों के कंपन द्वारा ऊष्मा ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण, द्रव के अणु स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा के संचरण की इस विधि को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। इस विधि द्वारा द्रव व गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है। यह विधि चालन की तेज व विकिरण विधि से धीमी होती है। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात इस विधि में ऊष्मा संचरण में ठोस, द्रव व वायु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण वस्तु विद्युत चुंबकीय तरंगों से अवरक्त भाग में होती है, जो प्रकाश की गति से निर्वात में भी चल सकती है। वायु व पृथ्वी के मध्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है तथा सूर्य से विकिरण लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में लगभग 500 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचती है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। विकिरण ग्रेटर देन संवहन ग्रेटर देन चालन, इस तरीके से गिरते क्रम में विकिरण, संवहन व चालन की हीटर या अंगीठी से ऊष्मा विकिरण द्वारा ही प्राप्त होती है। भट्टी, चूल्हे, मोमबत्ती आदि से भी विकिरण निकलती है। C/100 इक्वल्स टू K-273 अपॉन C/100। यहाँ से अगर इसको सरल करें तो C/5 बराबर K-273/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर RA-460/10.5। यहाँ से इक्वेशन हमारे पास रहेगी C/5 बराबर K-273/5 बराबर 5-32/9 बराबर R/4 बराबर RA-460/10.6। विशिष्ट ऊष्मा बराबर S=1/m dq/dt। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठोस, द्रव, गैस की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। ठोस व द्रवों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा S पानी को 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। Q=ml, जहाँ L गुप्त ऊष्मा है और M द्रव्यमान है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी में परिवर्तित करने के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्रति केजी है। जल का असामान्य व्यवहार 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी से असामान्य व्यवहार का मुख्य कारण 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन बंधों का टूटना है। जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने पर पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है। जल का ताप 0 से 10 तक करने में पहले घनत्व बढ़ता है फिर घटता है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होने वाले पदार्थ है अमोनियम क्लोराइड या नौसादार NH4Cl, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल या शुष्क बर्फ ठोस CO2 है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ से प्रकाश तरंग। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती है। इन्हें अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। प्रकाश तरंगों के चालन का मापन सर्वप्रथम ऑर्ले रोमर वैज्ञानिक ने किया। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है। प्रकाश तरंगों का सर्वाधिक वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश तरंगों का माध्यम में वेग निर्वात से कम होता है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इनमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण व ध्रुवण होता है। प्रकाश की कणीय प्रकृति से प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव व प्रकाश की द्रव्य से अन्योन्य क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। प्रकाश की तरंग प्रकृति से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती है। वस्तु के रंग के दिखाई देना परावर्तन की घटना पर आधारित है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों विबग्योर से मिलकर बना है। जब श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु हरे रंग
के प्रकाश को परावर्तित करती है तो अन्य रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और वस्तु हरी दिखाई देती है। जब श्वेत प्रकाश वस्तु परावर्तित करती है तो किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करती है तो वस्तु सफेद दिखाई देती है। जब सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है तो वस्तु काली दिखाई देती है। परावर्तन जब प्रकाश किरणों या दर्पण या किसी चमकीली सतह से टकराकर पुनः माध्यम में लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होती है, साथ ही फोकस दूरी भी अनंत होती है। समतल दर्पण से बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों परस्पर बराबर होती है। दोनों का आकार भी परस्पर बराबर होता है और समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा व बिंब के आकार का होता है। दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। इसे पार्श्व विस्थापन या पार्श्व परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में रेखीय आवर्धन क्षमता का मान +1 होता है। रेखीय आवर्धन क्षमता का मान +1 होता है। h ऊंचाई के बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण से h/2 दूरी होनी चाहिए। कमरे के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति को अपने पीछे स्थित h ऊंचाई के दीवार से प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई h/3 होनी चाहिए। जब कोई वस्तु u चाल से समतल दर्पण की ओर गति करती है तो उसका प्रतिबिंब u चाल से दर्पण की ओर गति करेगा। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की सापेक्षिक चाल 2u होती है। आपतित किरण की दिशा में नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। गोलीय दर्पण में अवतल या अभिसारी दर्पण, उत्तल या अपसारी दर्पण। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। खोखले वृत्त की त्रिज्या होती है उसे उसका केंद्र C होगा, वक्रता केंद्र होगा। ध्रुव P वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण से परावर्तित करने के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस की केंद्र से दूरी, यहाँ से वक्रता केंद्र C के मध्य P व C के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या है और P व F के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। P व F के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर हमारे पास बिंब की स्थिति बिंब अनंत पर है, प्रतिबिंब यहाँ से अनंत का फोकस पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा और अत्यधिक छोटा होगा, बिंदुवत होगा। अगर यदि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है तो F और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, छोटा होगा। वक्रता केंद्र व C पर है, वक्रता केंद्र C पर है तो C पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु के आकार के समान होगा। C और F के बीच में है तो C और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और अगर फोकस पर है, फोकस ध्रुव के बीच में, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा बिंब से छोटा बनता है। अगर हमारे पास बिंब अनंत पर है तो दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पर आभासी सीधा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनेगा। और अनंत व ध्रुव के बीच में है तो दर्पण के पीछे फोकस दूरी पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण के उपयोग है यहाँ से वाहनों के पीछे व दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में, डाडी बनाने वाले दर्पण में, सौर चूल्हे में, दंत विशेषज्ञों में, न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी दूरबीन में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों में के पार्श्व दर्पण में, साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर में, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में होता है, दुकानों के गोदामों की निगरानी रखने के दर्पण में और ATM मशीनों की निगरानी में। दर्पण सूत्र होता है 1/u + 1/v = 1/f। u बिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी होती है। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाती है।